नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। एक तरह से पूरे वीक का राउंड अप लेकर आते हैं और उसको एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर का यहां पर विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ये क्रम, ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा और खबरों के विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं होविट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में आज कौन कौन सी खबरें शामिल हैं। तो सबसे पहले बात होगी अफोर्डेबल हाउसिंग की बदलेगी परिभाषा। अभी तक 45 लाख रुपए के घर अफोर्डेबल हाउसिंग में गिने जाते थे, लेकिन अब इसकी परिभाषा बदलने वाली है। देखते हैं कितने लाख या कितने करोड़ के घर अब अफोर्डेबल हाउसिंग में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे घर बनाने का रास्ता होगा और आसान। एक नया सिस्टम आ रहा है, उस सिस्टम के जरिए घर बनाने का जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी होगी। क्या है वो रास्ता, कहाँ पर ये तब्दीली की गई है, उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे मॉल्स हुए हाउसफुल। जी हाँ, मॉल्स में स्टोर्स ऑक्यूपेंसी अब फुल हो गई है और रिपोर्ट आई है इसको लेके। क्या कहती है रिपोर्ट, उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर बात करेंगे रेरा की बिल्डरों को नई सलाह। जी हाँ, खरीदारों की आसानी के लिए रेरा ने बिल्डरों को एक नई सलाह यहां पर जारी की है। क्या है वो सलाह, उसको भी समझेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे देश में बढ़ी बड़े ऑफिस स्पेस की मांग। जी हां, ऑफिस स्पेस को लेकर रिपोर्ट आई है। क्या कुछ कहती है वो रिपोर्ट, इस खबर में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी खबरें होंगी, उसको भी हम लोग अपने शो में आखिर में टटोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो बैंकों ने सरकार से कहा है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि सस्ते घर की परिभाषा बदलने की यहां पर जरूरत है। उनका कहना है कि घरों की कीमतें, लोन की राशि और ब्याज दरें पहले से काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में मौजूदा नियम पुराने हो चुके हैं। अभी 45 लाख रुपए तक के घर को अफोर्डेबल माना जाता है, लेकिन बड़े शहरों में इस बजट में घर मिलना मुश्किल हो गया है। एसबीआई समेत कई बैंकों का कहना है कि बढ़ती लागत को देखते हुए कीमत और घर के आकार की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इससे ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं और सस्ते होम लोन का यहां पर फायदा उठा पाएंगे। बैंकों का मानना है कि नए नियम बाजार की मौजूदा स्थिति के हिसाब से होने चाहिए। सर, क्यों पड़ी इस नए जो अपील की गई है बैंकों की ओर से, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और महंगाई वजह या मकानों का ना बिकना कारण रहा है इसके पीछे क्या? देखिए अभिषेक, असली वजह मेरे को लगता है कि इन्फ्लेशन है। मकानों का ना बिकना तो उसका एक रिजल्ट मात्र है। और पिछले 2-3 सालों में बड़े सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात करें तो 7 से 12% करीब करीब सालाना की दर से बढ़े हैं। और एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि एवरेज होम लोन साइज जो अब 51 लाख हो गया है, और पिछले 2 साल पहले की बात करें तो ये 35 से 40 लाख था। यानी बहुत कम समय के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आया है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट तीनों इसमें एक साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की डेफिनेशन आज भी वही 2010-12 वाली है कि 45 लाख की लिमिट है अभी भी, तो वहां पर आके रुकी हुई है। तो मिडिल क्लास बायर के पास ऑप्शन नहीं बचा है और अफोर्डेबल में घर उसे मिलता नहीं है और प्रीमियम वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो डेवलपर ने भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोजेक्ट्स लाना अब कम कर दिया है, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गए हैं। इसीलिए मार्केट में एक बड़ा जो डिमांड सप्लाई गैप अब मुझे देखने को मिल रहा है। और ये रिफॉर्म अब जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये मजबूरी बन चुकी है। सर, अफोर्डेबल की जो परिभाषा बदलने की बात की जा रही है, उससे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या 45 लाख रुपए से कीमत बढ़ेंगी और कितनी कीमत के घर को अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा जो होगी उसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ा फायदा, ज्यादा घर अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आ पाएंगे। बायर्स को चीपर होम लोन्स के साथ में टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलेंगे। और बैंक्स को ये लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का स्टेटस देते हैं। इससे बैंक भी ज्यादा एक्टिवली इन सेक्टर्स पे लैंडिंग कर पाएंगे। जो लोग अभी 45 लाख की लिमिट से बाहर हैं वो गवर्नमेंट स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट ले पाएंगे। और पीएमएवाई जैसी स्कीम्स का दायरा और बढ़ सकता है, ज्यादा फैमिलीज को सब्सिडी मिल सकेगी। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में मैं देखता हूं कि इससे फ्रेश डिमांड आएगी, जो पिछले कुछ समय से थोड़ी सी स्लो हुई है। और डेवलपर्स एफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाने का फिर से इंटरेस्ट दिखाएंगे। और हाउसिंग सेक्टर में जो जुड़े हुए अदर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील है, इंटीरियर्स है, इन सबको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जरूर साबित होगा।
और लॉन्ग टर्म में इससे इंडिया का होम ओनरशिप रेशियो कहीं हद तक इंप्रूव भी होगा। लेकिन सर जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि मतलब अब 1 करोड़ हो गए, 1.25 करोड़ हो गए, वो वाले जो घर हो गए वो अफोर्डेबल सेगमेंट की कैटेगरी में धीमे धीमे आ रहे हैं। बैंकों ने जो सर ये अपील की है, क्या लग रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर वाले घर अब अफोर्डेबल में शामिल हो जाएंगे यहाँ पर, या उसमें थोड़ी सी, या फिर 1 करोड़ से नीचे 80 लाख 70 लाख वो वाला आपको लग रहे हैं? एक आइडिया आपको कुछ लग रहा है कि मतलब क्या लग सकता है इसमें, कितने लाख के घर यहाँ पर अफोर्डेबल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसकी डेफिनेशन छोटे और बड़े शहरों में दोनों में अलग अलग होती है। मुंबई के अंदर 45 लाख का जो लिमिट है वहां घर मिलना तो आप भी समझते हैं कि ये एक इम्पॉसिबल टाइप है। या फिर आप देखें पटना, लखनऊ या भोपाल में 45 लाख के अंदर आपको एक अच्छा घर मिल जाएगा। तो पूरे देश के अंदर मेरे को लगता है कि डेफिनेशन चेंज होना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा नजर आएगा। और इसकी लिमिट को जो चेंज करने का सजेशन दिया गया है नीति आयोग द्वारा भी, वो मेट्रो सिटीज में 60 लाख तक को माना जाएगा, और मेट्रो सिटीज में जो 60 स्क्वायर मीटर का साइज इसके अंदर रखा जाएगा, और नॉन मेट्रो सिटीज में 45 लाख तक की कीमत रखी जाएगी, लेकिन साथ में 90 स्क्वायर मीटर का साइज अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो फिर ये डिपेंड करेगा अलग अलग शहर के लिहाज से, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब ये डेफिनेशन नई लाई जाती है तो उसमें कौन से शहर में अफोर्डेबल की क्या मीनिंग होगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीडीए ने मकान बनाने की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है, इसलिए इसके लिए नया सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया गया है। ये सुविधा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम यानी कि OBPS के तहत शुरू की गई है। LG और डीडीए के चेयरमैन TS संधू खुद समय समय पर इसका रिव्यू करेंगे। इस नई व्यवस्था से लोगों को भवन निर्माण की मंजूरी के लिए अलग अलग ऑफिसों के चक्कर यहाँ पर नहीं लगाने पड़ेंगे। सर इससे किसे और कैसे फायदा होगा, सबसे पहले तो ये समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए अभिषेक, मेरे को लगता है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो है वो इससे कॉमन सिटीजन को होगा, जो अपना घर बनाना चाहते हैं। अब उन्हें बिल्डिंग परमिट के लिए अलग अलग ऑफिस में जाके चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी OBPS ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम पर इसका सब चीजें एक साथ हो पाएंगी। इससे कहीं ना कहीं टाइम की बचत होगी, और प्रोसेस में जो पहले कई बार महीनों लग जाते थे, अब बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो पाएंगे। बिल्डर और डेवलपर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में उनको भी बहुत टाइम कई बार लगता था, और देखा जाता था लैंड एक्विजिशन से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में करीब करीब 2 साल लग जाते थे, तो अप्रूवल प्रोसेस इतना टाइम नहीं लेता था। तो ऑनलाइन सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम का बेनिफिट मिलेगा, और स्मॉल बिल्डर जिनके पास बड़े कनेक्शन नहीं होते उन्हें सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगी, क्योंकि बड़ा डेवलपर तो एक बार अपने कनेक्शन यूज करके काम को फास्ट करवा लेता है, लेकिन स्मॉल डेवलपर्स को थोड़ी दिक्कत आती है। तो इससे फायदा स्मॉल डेवलपर्स को मिलेगा, करप्शन और जो अननेसेसरी डिले है उसमें कमी आएगी, क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन के अंदर ट्रांसपेरेंट होगा। और यहाँ LG और डीडीए चेयरमैन TS संधू ने खुद कहा है कि वो इसका रिव्यू करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, क्योंकि अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल होता है, लगता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने में, इतने समय में आ जाएगा। तो उस बेस के ऊपर कोई ना कोई कमिटमेंट्स होती हैं या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, ये सब चीजें हो पाती हैं, तो वहां इन्वेस्टर्स की भी अच्छी एंट्री होती है। तो ओवरऑल दिल्ली में नए कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, जिससे हाउसिंग की जो सप्लाई है जो पिछले कुछ सालों में दिल्ली में बहुत कम आई है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी इससे। सर इतने फ़ायदे हैं इसके, और ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो पहले भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ और शहरों में भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, यहाँ पर इतना समय क्यों लग गया है इस तरह की योजना को यहाँ पर लाने में, इतना इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी नाकामी, ये तो इसका एक ऑनेस्ट जवाब है। पहले हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग किंगडम चलाता था, कोई भी अपनी पावर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर नहीं करना चाहता था। अब सिंगल विंडो का मतलब है कई डिपार्टमेंट की पावर को एक जगह कंसोलिडेट करना, तो ये पॉलिटिकली आसान नहीं था। लीगेसी सिस्टम यानी पुराने मैनुअल प्रोसेस को डिजिटल करने में टाइम और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दोनों लगती है, और पहले टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना रेडी नहीं था, जो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जो एब्जॉर्ब किया है अब वो ज्यादा हो गया है। तो अब मेरे को लगता है करप्शन का एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम जो पहले चल रहा था, जितने ज्यादा ऑफिसेस उतने ज्यादा विजिट्स, और फिर अनऑफिशियली पेमेंट्स, ब्लैक मनी जनरेशन, ये सब होता था।
तो कोविड के बाद डिजिटल गवर्नेंस को लेकर सोच बदली है और ऑनलाइन सिस्टम पर फोकस गवर्नमेंट का बढ़ा है। नीति आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रेशर भी देखा है, तो उसको पुश किया है। अब पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोग अपने राइट्स जानते हैं और डिले टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल बात यह है, जब प्रेशर बढ़ा तब जाकर सिस्टम बदला है, यानी हमारे गवर्नेंस की रियलिटी ये है। तो अब सिस्टम बदला है, तो इसका फायदा सबको मिलेगा। चलिए, इसका फ़ायदा सबको मिलता हुआ दिख सकता है। और कई बार हम लोग ये भी बात भी करते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम जैसे इन केस अगर आ जाता है तो फिर अलग अलग विभागों में जाने की यहाँ पर मशक्क़त नहीं पड़ेगी, परमिशन जो लेनी पड़ेंगी वो बहुत आसानी से हो जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम का ये एक तरह से यहाँ पर तरीका बनता हुआ दिख सकता है। एक सवाल सर ये भी है कि जैसे कि हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम के जैसे नाम सोचते दिमाग में यही होता है कि चलिए जब भी हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो फिर और कहीं हम लोग के विभागों में जाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि इसकी फीचर्स भी यही बोलते हैं। लेकिन सर वाकई में क्या लगता है कि ये धरातल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसमें अगर कोई खरीदार है, जब वो जाएगा इस प्रोसेस में देखने की कोशिश करेगा तो उसको सिंगल सिस्टम में वाकई में मिल जाएगा, या फिर ये सिर्फ नाम का सिंगल विंडो सिस्टम रह जाएगा और अलग अलग विभागों के चक्कर में उसको फिर भी वहाँ पर जाना पड़ेगा, दिक्कतें वहाँ पर भी आएंगी उसको? देखिए अभिषेक, की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है रिस्क है लेकिन सॉल्यूशंस भी है। इंडिया में सिंगल विंडो का एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है। कई जगहों पे सिर्फ एंट्री पॉइंट बनकर ये रह गया है, यानी अंदर से वही पुराने डिपार्टमेंट्स, वही डिले और वही सर्जी फाइल आगे नहीं गई है और ये वाला सिस्टम एक्टिवेटेड होना। इस बार कुछ पॉजिटिव साइंस है, एलजी खुद पर्सनली रिव्यू करेंगे, यानी टॉप लेवल मॉनिटरिंग इसके अंदर दिख रही है। और ओबीपीएस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ डिजिटल और टाइम स्टैम्प होगा, जिससे डिले का ट्रैक भी अब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन असली टेस्ट ये है कि क्या सभी डिपार्टमेंट जेन्युइनली इंटीग्रेट हुए हैं या सिर्फ एक पोर्टल बनकर रह गया। अगर फायर एनओसी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और स्ट्रक्चरल अप्रूवल अलग अलग ऑफिसेस में जाने पड़ेंगे तो ये सिंगल विंडो नहीं, सिंगल एंट्री पॉइंट होगा। इसीलिए सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म भी होना बहुत जरूरी है, लोग अपना एक्सपीरियंस रिपोर्ट कर सके और थर्ड पार्टी ऑडिट और इंडिपेंडेंट रिव्यू से ही पता चलेगा कि ये सिस्टम एक्चुअली में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा मानना है कि स्कीम तो बहुत अच्छी है, इंटेंशन भी गवर्नमेंट की यहाँ साफ दिख रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे नजर रखनी होगी, वरना ये भी एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की बन के रह जाएगा और आम कंज्यूमर के हाथ फिर कुछ नहीं लगेगा। फीडबैक मैकेनिज्म का सर आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पर सजेशन दिया है, प्लस ऑडिटिंग अगर होती रहे तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहने को तो खैर ये सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन इन केस अगर वहाँ पर भी जाके लोगों को इधर उधर जाना पड़े, अलग अलग ऑफिस यहाँ पर खेलना पड़े, तो फिर इस पूरे सिस्टम का जो नई व्यवस्था लाई जा रही है उसका कोई यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख सकता है। सब वैसे ये जो सिस्टम है आपने कभी ऑब्जर्व किया है किसी और शहर में ये लागू किया गया है, या फिर यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे चल के इस मॉडल को और भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सिंगल विंडो का कंसेप्ट नया नहीं है, कई स्टेट पहले से इसको ट्राई कर चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, महाराजा के साथ ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम काफी हद तक इफेक्टिव रहा है और तेलंगाना का टीएस आई पास सिस्टम इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग अप्रूवल के लिए काफी सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। गुजरात और कर्नाटका की बात करें तो इन्होंने भी अपने अपने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम चलाए हुए हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली का केस स्पेशल है थोड़ा, क्योंकि ये देश की कैपिटल है और यहाँ की सक्सेस पूरे देश में मैसेज देती है। अगर डीडीए का ये सिस्टम जेन्युइनली काम करता है तो ये दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और चैलेंज यहाँ ये है कि हर सिटी का लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, कॉपी पेस्ट उसे नहीं किया जा सकता कि एक ही फॉर्मूले को सब जगह रेप्लिकेट कर दिया जाए। और दिल्ली मॉडल तभी रेप्लिकेट होगा जब ये सिर्फ लॉन्च नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी इसको डिलीवर कर सकेंगे हम। चलिए, इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाए ग्राउंड लेवल पर, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए तो फिर इस पूरी व्यवस्था का जो एक तरह से मोटिव है वो भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के मॉल्स में अब काफ़ी जगह लगभग
पूरी तरह से यहाँ पर भर चुकी है, यानी ज़्यादातर शॉप्स किराए पर लग चुकी हैं और खाली दुकानें बहुत कम बची हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आने वाले वर्षों से रिटेल सेक्टर और तेज़ी से बढ़ेगा। अनुमान ये है कि 2031 तक देश में करीब 4.5 करोड़ वर्ग फुट नया रिटेल स्पेस तैयार होगा। इस बढ़त की वजह लोगों की बढ़ती खरीदारी, ब्रांड्स की विस्तार योजनाएं और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन शॉपिंग का संतुलन है। बड़े शहरों में नए मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट तेजी से विकसित भी हो रहे हैं। सर, कमर्शियल रियल एस्टेट में क्या रिवाइवल का संकेत यहाँ पर दिख रहा है इस रिपोर्ट के लिहाज से अगर देखें तो? देखिए अभिषेक, बिल्कुल दिखता है और हैनरॉक की रिपोर्ट तो सबसे बड़ा प्रूफ है। दिल्ली एनसीआर के मॉल्स में ऑक्यूपेंसी लगभग फुल हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। पोस्ट कोविड के बाद जो घोस्ट मॉल्स थे या एम्प्टी स्पेसेस का डर था, वो अब काफी हद तक मैं कहूंगा कि खत्म हो गया है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड का एक्सपेंशन तेजी से हो गया है और हर ब्रांड अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं। हाई स्ट्रीट मार्केट्स भी तेजी से डेवलप हुए हैं और सिर्फ मॉल ही नहीं, ओवरऑल रिटेल सेक्टर बूम में है। अब रिटेल सेक्टर में फुटफॉल तो बढ़ा है क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंटल शॉपिंग को प्रेफर कर रहे हैं। एफ&बी हो या एंटरटेनमेंट हो या फैशन हो, इन तीनों कैटेगरीज में डिमांड सबसे ज्यादा आई है और 2031 तक 4.5 करोड़ स्क्वायर फीट नया रिटेल स्पेस आने का भी प्लान है। तो डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस भी इसमें अच्छा खासा दिख रहा है और फॉरेन रिटेलर्स भी इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, जो कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड को कहीं ना कहीं और बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल ये रिवाइवल सिर्फ एक शहर का नहीं है, मैं कहूंगा पैन इंडिया के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो रिटेल सेक्टर पॉजिटिव साइड में बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, जो एनलॉग की जो रिपोर्ट है उसको एक बार फुल फ्लेज यहाँ पर ग्राफिक लेकर आइए और क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एनसीआर में ग्रेड A+ मॉल में वैकेंसी सिर्फ 0 से 2% ही रह गई है, यानी कि फुली यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो गए हैं। प्रीमियम मॉल्स लगभग फुल है यहाँ पर, जैसे कि बताया जा रहा है। एनसीआर में 2026-31 के बीच, यानी कि 2026 से लेकर 2031 के बीच 19 मिलियन स्क्वायर फीट की नई रिटेल सप्लाई होगी, ये भी बताया गया है। साथ ही बोला गया कि मुंबई में रिटेल रेट्स में 15 से 20% की ईयरली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टॉप 7 शहरों में 2031 तक 45+ मिलियन स्क्वायर फीट के नए रिटेल स्पेस आने की यहाँ पर संभावना जताई गई है और साथ ही करीब $2,530 बिलियन के निवेश के मौके भी यहाँ पर खुलेंगे। ऐसा यहाँ पर एनलॉग की ओर से बोला गया और कुल 40 से 50 मिलियन स्क्वायर फीट के पुराने मॉल्स के पुनर्विकास का मौका भी मिला है। जिससे कि सवाल सर एक ये भी है कि गोस्ट मॉल जिसका आपने यहाँ पर जिक्र भी किया, एनसीआर में मोस्टली आपके नोएडा हो गए और फरीदाबाद हो गए, वहाँ पर गोस्ट मॉल्स की धीमे धीमे तादाद बढ़ती जा रही थी और नए मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, खासकर फरीदाबाद साइड और नोएडा साइड नए मॉल ज़रूर यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने मॉल्स हैं वो रिवाइव नहीं किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, जो गोस्ट मॉल्स की जो एक तरह से यहाँ पर जो छाया दिखती है हम लोग को एनसीआर में, वो कहीं ना कहीं अब पट्टी हुई दिख रही है आपको इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो? देखिए अभिषेक, डेफिनेटली छट रही है, लेकिन पूरी तस्वीर थोड़ी सी अलग है। 2015 से 19 के बीच इंडिया के अंदर गोस्ट मॉल की संख्या सच में चिंताजनक थी और बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। बड़े बड़े मॉल्स खाली पड़े थे और उसकी वजह से पुअर लोकेशन प्लानिंग या रॉन्ग टेनेंट मिक्स और ऑनलाइन शॉपिंग का सडन राइज, ये मेन रीजन इनके माने जाते हैं। और कोविड ने मार दी, लेकिन उसके बाद एक नेचुरल करेक्शन आया है। जो मॉल्स जेन्युइनली वेल लोकेटेड हैं या वेल मैनेज्ड हैं, वो सर्वाइव और थ्राइव हुए हैं। जो वीक थे वो या तो बंद हो गए हैं या वो मार्केट से उसे दूसरे पर्पस के लिए यूज किया गया है। मार्केट ने खुद अपने आप एक क्लीन अप सिस्टम को किया है। अब जो मॉल्स चल रहे हैं उनमें बेटर क्यूरेशन है, सही ब्रांड, सही एक्सपीरियंस और सही फुटफॉल है, वही चल पा रहे हैं। तो ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन का बैलेंस, इसने रिटेल को एक नई जिंदगी दी है। अब ब्रांड भी ये समझ गए हैं कि फिजिकल प्रेजेंस ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब कोई वॉक इन करके जा रहा है तो उसको ब्रांड की विजिबिलिटी वहां पर भी मिल रही है। तो मंदी के बादल छट रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्वालिटी मॉल्स के लिए मीडियोकर प्रॉपर्टीज अभी भी स्ट्रगल कर रही है और करती रहेगी। सर, अगर दिल्ली एनसीआर के मॉल्स को देखें लगभग पूरी तरह फुल हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है।
इस सिचुएशन को देखते हुए जो नए ब्रांड्स होंगे या फिर नए जो शॉप्स होंगे या फिर नए छोटे रिटेलर्स होंगे, उनको यहाँ पर कैसे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वो कैसे, उनको यहाँ पर जगह कहाँ मिलेगी? या फिर अब ये भी होगा कि इन केस अगर वो परस्यू करेंगे तो फिर हाई रेट्स पे उनको यहाँ पर मॉल्स में शॉप्स खरीदनी पड़ेंगी? देखिए अभिषेक, नो डाउट रेंट बढ़ेगा और जगह की मारामारी भी होगी। जब सप्लाई कम हो या डिमांड ज्यादा होती है तो रेंट बढ़ना बेसिक इकोनॉमिक्स है। और दिल्ली एनसीआर के प्राइम मॉल्स में रेंटल रेट्स पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। स्मॉल रिटेलर्स और न्यू ब्रांड्स के लिए प्राइम लोकेशंस अब प्रैक्टिकली कहें तो वो आउट ऑफ रीच हो गया है। इनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जैसे कि हाई स्ट्रीट मार्केट, उसमें कहें तो खान मार्केट या सीपी साकेत, ऐसे हाई स्ट्रीट ऑप्शंस मार्केट के इनके लिए हैं। और टीयर 2 मॉल्स में अपकमिंग न्यू मॉल्स का एंट्री लेना, जहां रेट्स अभी कॉम्पिटिटिव हैं, वो भी एक ऑप्शंस है। और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट यानी रेजिडेंशियल के साथ साथ रिटेल स्पेस, ये एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है। टीओडी पॉलिसीज जहां जहां है वहां ये ट्रेंड ज्यादा देखने को मिला है। और ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल, मतलब छोटे ब्रांड्स ऑनलाइन प्रेजेंस बना के पॉपअप स्टोर्स में शुरुआत कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी एक पॉपअप स्टोर्स बनाए हुए हैं। और एक नया कंसेप्ट है को रिटेल स्पेसेस का कंसेप्ट, मतलब जहां मल्टीपल स्मॉल ब्रांड्स एक साथ अपना स्पेस शेयर करते हैं। तो ये भी ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अल्टीमेटली अगर नया सप्लाई जल्दी नहीं आया तो रेंट प्रेशर छोटे जो रिटेलर्स हैं वो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर हो जाएगा और वो इन एरियाज में शायद अपना रिटेल स्पेस ले ही ना पाए। तो मेरे को लगता है कि रेंट प्रेशर छोटे रिटेलर्स पे ज्यादा पड़ता दिख रहा है अगर सप्लाई नहीं आई तो। हालांकि बोला गया है 2031 तक सप्लाई थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन देखना होगा, ये भी एक कंसर्न है। रिपोर्ट है अभी फिलहाल, लेकिन आगे 2031 और अगले कुछ सालों में क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने की एक तरह से पोजीशन बनाती हुई यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेरा अधिकारियों ने रिटेल एस्टेट बिल्डरों के से कहा है कि यहाँ पर वे अपने प्रोजेक्ट्स के विज्ञापनों को जरा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर उसमें दावे ना करें। अधिकारियों के मुताबिक कई बिल्डर गलत जानकारी देकर ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बाद में विवाद पैदा होता है। उन्होंने साफ कहा है कि विज्ञापनों में फ्लैट का सही आकार, कीमत और सुविधाएं क्लियर से यहाँ पर बतानी चाहिए। एश्योर्ड रिटर्न जैसे वादों से भी यहाँ पर बचना चाहिए। और साथ ही, क्योंकि ऐसा इसलिए भी बोला गया है क्योंकि रेरा नियमों के खिलाफ यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये करते हैं जो बिल्डर्स होते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही घर खरीदने वालों को भी सलाह दी गई है कि वे निवेश से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी यहाँ पर जांच लें। सर, कई बार प्रॉपर्टी में लग्जरी, सुपर एरिया, पीएलसी जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर वैसे नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन को सर क्या कहेंगे? क्योंकि रेरा ने ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर बहुत एक वाजिब सवाल उठाया है और बिल्डर्स को यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पर राय दी है। देखिए अभिषेक, मैं कहूंगा कि ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर ट्रैप है। इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। लग्जरी की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। कोई भी बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट को लग्जरी बोल सकता है। सुपर एरिया का मतलब होता है कि आपके फ्लैट का एरिया जो है प्लस कॉमन एरिया, जैसे कि लिफ्ट, लॉबी या स्टेयर केस का एरिया जो कॉमन एरिया के पर्पज से यूज हो रहा है, वो सुपर एरिया में जनरली काउंट होता है। यानी अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद रहे हैं तो 20-25% के आसपास सुपर एरिया मान के चलते हैं, तो 750-850 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, 50% की लोडिंग अब डाली जाती है आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और 50% की लोडिंग, मैं कह रहा हूं जो सुपर एरिया बताया गया उसका 50% एरिया कम मिला। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपको एरिया मिला 500 स्क्वायर फीट। अगर आप देखें कारपेट एरिया जो आपको मिल रहा है उस पे 100% की लोडिंग, मतलब 500 कारपेट एरिया प्लस 500 सुपर एरिया डाला गया, तो वो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट कहलाया। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो मेरे को लगता है कि एक्चुअल कारपेट एरिया, जैसे कि जहां आप कारपेट बिछा सके, एक्सक्लूडिंग वॉल्स या इंटरनल वॉल्स रेरा के अंदर इंक्लूड की गई है, जो एक्सटर्नल वॉल्स है उनको हटा के जहां एक्चुअल यूजेबल स्पेस है आपको उसको कारपेट एरिया कहते हैं। और वो ना बिककर प्रॉपर्टी सुपर एरिया पे आज भी बिक रही है। जब बीबीए बनाया जाता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उस पे जरूर कारपेट एरिया मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन बेचने के लिए आज भी सुपर एरिया यूज किया जा रहा है। तो हमेशा प्रॉपर्टी कारपेट एरिया पे ही बिकनी चाहिए
और बिल्डर को सुपर एरिया यूज नहीं करना चाहिए। पीएलसी जैसे चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, कॉर्नर फ्लैट, पूल फेसिंग, पार्क फेसिंग के नाम पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस वसूले जा रहे हैं। और कई बार तो देखा गया है कि व्यू कंस्ट्रक्शन के बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ गया और वहां एक नई बिल्डिंग खड़ी होगी तो वो भी ब्लॉक हो गया, लेकिन डेवलपर ने आपसे पीएलसी ले ली और एमिनिटीज के नाम पे क्लब हाउस, जिम, पूल, ये सब ब्राउचर्स में होते हैं जो पोजीशन के टाइम पे कई बार दिए नहीं जाते, क्योंकि डेवलपर फेज वाइज प्रोजेक्ट की डिलीवरी करता है और पूरे प्रोजेक्ट में तो दिखाता है, लेकिन मान लीजिए 2 टावर का एक फेज है और 2 टावर में उसने मेंशन नहीं किया बीबीए के अंदर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर, कि यहाँ क्लब हाउस होगा, और उसने वहां क्लब हाउस नहीं दिया, तो आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन एज पर पेपर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपका रजिस्टर हुआ है दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वो आपने पढ़ा नहीं, और पोजीशन मिलने पर आपको क्लब की फैसिलिटी वहां मिली नहीं, जिम, पूल, ये सब आपको मिला नहीं, तो प्रोजेक्ट पोजीशन के बाद भी आपको अधूरा रह गया। तो इसीलिए रेरा ने कहा है जो दिखाओ वो दो, वरना ये कंज्यूमर फ्रॉड माना जाएगा। सर, ये तो खैर लग्जरी सुपर एरिया और पीएलसी की जैसे बात होगी, कई और तरह के भी फ्रॉड्स वैसे होते हैं, पूरे सारे गिनाए नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब लेने जाता है खरीदार तो फिर वो फेस करता है। सर, ऐसे विज्ञापनों से जो खरीदार है वो कैसे बच सकता है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि सही घर की पहचान की जा सके? देखिए अभिषेक, सबसे पहला रूल है एश्योर्ड रिटर्न। कोई भी वादा अगर आप ऐसा सुन रहे हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। रेरा के रूल के तहत एश्योर्ड रिटर्न का वादा करना अपने आप में इलीगल है। ये सीधा आपके लिए रेड फ्लैग है। एडवर्टीजमेंट में वर्ल्ड क्लास या अल्ट्रा लग्जरी, बेस्ट इन क्लास जैसे वेग वर्ड हो तो उनसे सवाल पूछो आप। हमेशा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चेक करना है, हर प्रोजेक्ट का नंबर रेरा की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी करना है, और बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड आप जरूर देख लें, उनके पुराने प्रोजेक्ट की डिलीवरी कैसी रही है, वहां जो पोजीशन फ्लैट जिनको मिल चुका है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस कैसा किया है, जो डिलीवरी के बाद लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, उनकी आरडब्ल्यू से मिले, वहां के रेजिडेंट से मिले। आपको सैंपल फ्लैट देख के इंप्रेस नहीं होना है। सैंपल फ्लैट हमेशा डेवलपर बेस्ट क्वालिटी का बनाता है या इंटीरियर्स उसके अंदर ए ग्रेड का करता है, तो वो एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो आपको थोड़ा सा बचना है, और कई बार एक्चुअल साइज भी नहीं होता। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर एमिनिटीज दिखाई गई है और वो एग्रीमेंट में लिखी है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। और कारपेट एरिया वर्सेस सुपर एरिया का रेशियो सिर्फ पूछना नहीं है, एक्चुअल डायमेंशंस को चेक करके फिर लेना है। अगर बिल्डर आपको बताने से बचे तो ये आप मान लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या अगर डेवलपर बोलता है आपको 20 से 25% है, मतलब एक रेंज दे दे, एक्चुअल ना बताए, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग है। आपको हर रूम के डायमेंशंस को लेकर और फिर चेक करना है कि उस फ्लैट का एक्चुअल साइज क्या है, उसी के हिसाब से पे करना है। और हमेशा किसी प्रोजेक्ट में लेते टाइम ऑनलाइन रिव्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स के कई बार ऑनलाइन रिव्यू आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताते हैं। तो याद रखें, जो एग्रीमेंट में नहीं लिखा है वो आपको मिलेगा भी नहीं, और वर्बल जो प्रोमिसेस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाद में जो पेपर में लिखा होता है वही रेरा में भी लेकर आप जाते हैं, और वही चैलेंजेबल भी होता है, और रेरा के जजमेंट्स भी आते हैं। उसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जो कि आपका और डेवलपर का एक एग्रीमेंट है, उसी के बेस पे डेवलपर ने कमिटमेंट फुलफिल की है या नहीं है, उसी के बेस पे पेनल्टीज डिसाइड होती है। सर, लेकिन क्या लगता है, क्या वाकई में बिल्डर इसका सख्ती से पालन करेंगे और जो भ्रामक विज्ञापन है उसको वाकई में रोक लग पाएगी? देखिए अभिषेक, ऑनेस्ट जवाब ये है कि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते जी। अगर ये, मतलब यहाँ पे असली प्रॉब्लम यही है। बड़े बड़े डेवलपर्स, रेपुटेड डेवलपर्स भी देखा जाता है कि कई बार वो नहीं करते, तो माना ये जाता है कि बड़ा डेवलपर है तो करीब करीब वो करेगा, लेकिन मैंने अपने पूरे टेन्योर में, अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई बार बड़े डेवलपर भी नहीं करते। हाँ, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है, और लोकल डेवलपर कई बार कर जाते हैं, तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बताना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं एज अ बायर, जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कि हमें रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लेनी है, और ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे डेवलपर्स जिनका रेरा का ट्रैक थोड़ा खराब रहा है, या पहले जिन्होंने पोजीशन जो दी है वहां एक्सपीरियंसेस बायर का खराब रहा है, उनसे हमें थोड़ा सा बचना है। और बिल्डर्स का एक तरकीब जो अक्सर यूज करते हैं कि प्रोजेक्ट को फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो रेरा की लिमिट से बाहर हो जाती है।
तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी आपको नहीं लेना है। और एडवर्टाइजिंग कॉम्प्लायंस जो है वो सबसे ग्रे एरिया है, मतलब सबसे कमजोर एरिया है, जहां मिसलीडिंग एड्स और उसके ऊपर एक्शन कम देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इनमें रेरा एनफोर्समेंट रिलेटिवली अदर स्टेट से थोड़ा हाई है, लेकिन कई स्टेट्स में रेरा प्रैक्टिकली टूथलेस टाइगर है। रूल है पर इन्फोर्समेंट नहीं है। जब तक बायर एजुकेटेड नहीं होंगे और वोकल नहीं होंगे तब तक कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, और जब तक कंप्लेंट्स नहीं होगी बिल्डर डरेंगे नहीं। और मैं कहूंगा कंप्लेंट्स हो भी गई और अगर जजमेंट नहीं अच्छे आए और या उनकी जो जजमेंट आए उनकी इन्फोर्समेंट नहीं हो पाई, तब तक ये पूरा सिस्टम रेरा के 10 साल होने के बावजूद भी सही हो पाने की उम्मीद कम हो जाती है। चलिए, कुछ बायर्स जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर उस रूल को फॉलो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ये ज़रूर करें कि अपना ड्यू डिलिजेंस जो है वो ज़रूर करें जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो। चलिए पढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में बड़े ऑफिस स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2026 की पहली तिमाही में 1 लाख वर्ग फुट से बड़े ऑफिस सौदों का हिस्सा कुल लीजिंग का करीब 65% रहा है। कंपनियां अब छोटे ऑफिस की बजाय बड़े और आधुनिक कैंपस पसंद कर रही हैं। बेंगलुरु इस मामले में सबसे आगे रहा है, जबकि हैदराबाद और मुंबई में भी बड़ी तेजी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल कंपनियां, टेक फर्म और जीसीसीज भारत में अपने ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे बड़े ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ट्रेंड भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और बिजनेस ग्रोथ पर कंपनियों के भरोसे को दिखाती है। सर, इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? किस बात का ये संकेत दे रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो? देखिए अभिषेक, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है और इंडिया का कमर्शियल रियल एस्टेट सिर्फ रिकवरी नहीं हुआ बल्कि नए ग्रोथ फेज में भी एंटर हो चुका है। Q1 2026 में 1 लाख स्क्वायर फीट से बड़े ऑफिस डील्स ने टोटल लीजिंग का 65% हिस्सा कवर किया है, यानी 19.5 मिलियन स्क्वायर फीट के डील्स हुए हैं, जो पिछले साल से 3% ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि मैं कहूंगा ये कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है। कंपनियां बड़े और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कर रही है। बेंगलुरु की बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन हैदराबाद और मुंबई ने भी इसमें 69% और 81% की ग्रोथ दर्ज की है। तो ये ब्रॉड बेस्ड एक्सपेंशन है, सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है बल्कि ओवरऑल इंडिया के अंदर ये एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। और जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, टेक फर्म्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस तीनों इंडिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहे हैं और यही इस डिमांड का इंजन है। इसका इसका सबसे बड़ा सिग्नल ये है, इंडिया को ग्लोबल कंपनीज अब सिर्फ आउटसोर्सिंग हब नहीं मान रही है बल्कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेस्टिनेशन भी मान रही है। जब कंपनीज 1 लाख स्क्वायर फीट से बड़े कैंपसेस लीज पे लेती है तो वो शॉर्ट टर्म की सोच के नहीं लेती है, बल्कि उसको लगता है कि यहाँ अब मुझे टिकना है और आगे बिजनेस करना है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी की मजबूती और बिजनेस इकोसिस्टम की मैच्योरिटी का एक अपने आप में प्रूफ नजर आता है। सर, ऑफिस स्पेस को लेकर इंडिकेशन अच्छे हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि जेसीसीज भी आ रही हैं, ग्लोबल कंपनीज भी यहाँ पर आ रही हैं, ऑफिस स्पेस को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रही हैं। लेकिन हाल में सर पीएम मोदी का बयान आया था वर्क फ्रॉम होम करने की, उन्होंने अपील भी यहाँ पर की है। क्या लग रहा है कि इस अपील के बाद आगे जो ऑफिस स्पेस है, जो रेंटल ईल्ड वहाँ पर होती है, वहाँ पर कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? मैं कहूंगा पीएम मोदी की अपील गल्फ क्राइसिस के बीच फ्यूल कंजर्वेशन के लिए आई है और इससे बड़ी बहस जरूर शुरू हो गई है। ये अपील प्रिंसिपली फ्यूल बचाने के लिए है। ये ऑफिस रियल एस्टेट की लॉन्ग टर्म डिमांड को फंडामेंटली कहीं हद तक स्टॉप नहीं कर रही है। और पिछले कोविड के बाद की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में डेवलपर्स ने फोकस ज्यादा किया है, तो रेजिडेंशियल की सप्लाई जरूर आई है लेकिन ऑफिस स्पेस की सप्लाई यहाँ थोड़ी सी कम देखने को मिली है। तो सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेट्रो सिटीज में एम्प्लॉइज पहले से ही घंटों में कम्युनिकेट कर रहे थे। राइजिंग फ्यूल कॉस्ट और ट्रैफिक से वर्क फ्रॉम होम की डिमांड की ओर जरूर एक संकेत मिला है, लेकिन कंपनी अभी ऑफिस फर्स्ट स्ट्रेटेजी पर रही है। तो जो कंपनी वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करेगी, मैं कहूंगा उनसे ग्रेड ए प्रीमियम ऑफिसेस पे असर थोड़ा पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फ्लेक्सिबल और कोवर्किंग स्पेस की डिमांड कंपैरेटिवली इससे बढ़ेगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो या हेल्थ केयर हो या रिटेल हो, इन सेक्टर्स पर वर्क फ्रॉम होम का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये फिजिकल प्रेजेंस मांगते हैं, मतलब ये मैंडेटरी है।
तो मेरा मानना है कि एक टेम्पोररी फेज है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है। लार्ज ऑफिस डिमांड का जो मोमेंटम है वो जीसीसी और टेक एक्सपेंशन से ड्रिवन है और वो किसी एक अपील से नहीं रुकने वाला। और हाँ, एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट जरूर होगा, जो बिगर होम्स या वर्क फ्रॉम होम स्पेस प्रेफर करेंगे, जिससे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को भी बूस्ट मिलेगा। कोविड के बाद भी देखने को मिला था, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जैसे ही आया तो उससे रेजिडेंशियल सेक्टर में एक अच्छा खासा बूस्ट मिला। तो एक तो कमर्शियल की सप्लाई उतनी ज्यादा अभी नहीं आई है, डेवलपर का फोकस रेजिडेंशियल पे रहा है और इससे रेजिडेंशियल को बूस्ट मिल सकता है। और कमर्शियल में भी बहुत ज्यादा मुझे कोई डेंट आता इसमें नजर नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों को फटाफट यहाँ पर हम लोग टटोलते हैं। तो बलहा सरकार नया लैंड टाइटलिंग एक्ट लाने की यहाँ पर तैयारी कर रही है, जिसके तहत राज्य की हर ज़मीन और प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाना ज़रूरी होगा। इस कार्ड में मकान मालिक का नाम, ज़मीन का आकार, लोकेशन और सरकारी तय कीमत यहाँ पर दर्ज होगी। सरकार का कहना है कि इससे ज़मीन मालिकाना हक का मजबूत कानूनी सबूत मिलेगा और प्रॉपर्टी विवाद कम होंगे। अभी शहरों में प्रॉपर्टी कार्ड और गांवों में 7:1 दस्तावेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता है। नए कानून के बाद फ्लैट मालिकों के लिए अलग वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड भी जारी किए जा सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे ज़मीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया जो होगी वो आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में किराए के मकानों के लिए नए टेनेंसी नियम लागू किए गए हैं, जिससे रेंटल मार्केट में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। अब मकान मालिक और किराएदार के बीच लिखित रेंट एग्रीमेंट जरूरी होगा और इसे रेंट अथॉरिटी के पास दर्ज कराना पड़ेगा। नए नियमों के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय की गई है और विवादों के समाधान के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है, जिससे मामलों का जल्दी से निपटारा हो सके। अगर किराएदार तय समय के बाद भी मकान खाली नहीं करता तो उसे ज्यादा किराया बतौर जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से किराए की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी, विवाद कम होंगे और मकान मालिकों को घर किराए पर देने के लिए प्रोत्साहन यहां पर मिलेगा। इसके अलावा बिहार में जमीन खरीदने बेचने के लिए नई व्यवस्था लागू होने वाली है। इस व्यवस्था के तहत अब खरीदार को जमीन से जुड़ी सारी जानकारी पहले से ऑनलाइन मिल जाएगी। इससे खरीदार को यह फायदा होगा कि जमीन बेचने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल उसके पास भी होगी। ऐसे में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचा जा सकेगा। अब रजिस्ट्री से पहले जमीन से जुड़ी 13 तरह की जानकारियां आवेदन के साथ देनी होगी। इसमें विक्रेता की जानकारी, जमीन का खाता नंबर, खसरा, रकबा जैसी जानकारियां भी शामिल होगी। सर, इन तीनों खबरों में से किसी एक में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखो, मैं कहूंगा कि एक तो रेंट अथॉरिटी का होना ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रेंट पे तो आप दे या ले लेते हैं, लेकिन चूंकि इसकी सुनवाई कोई नहीं है और कोई मतलब बहुत ज्यादा इस पे सख्ताई देखने को ही नहीं मिलती, तो लोग हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने दे दिया, मकान मालिक हम हैं, लेकिन टेनेंट खाली नहीं कर रहा, तो क्या करें? पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये एक सिस्टम जो कि बहुत बड़ा, रेंटल मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा है। अब जिसने प्रॉपर्टी ले ली, सारे सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं लेते, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं। तो कई लोग तो रेंट पे देते ही नहीं, इसीलिए क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं टेनेंट कब्जा कर लेगा। तो रेंट अथॉरिटी का होना ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव संकेत है कि इससे जो इन्वेस्टर है वो भी इजीली टेनेंट को दे पाएगा, और वो मकान जो खाली पड़े रह जाते हैं जिसका किसी को फायदा नहीं मिल पाता, वो कम से कम फिल हो पाएंगे और उससे रेंटल मार्केट भी स्टेबल हो पाएगी। क्योंकि जब सभी मकान चढ़े हुए होंगे तो मार्केट में जो अचानक बहुत तेजी देखने को मिली है कोविड के बाद, रेंटल मार्केट में बहुत बहुत तेजी आई है, तो वो भी कहीं हद तक स्टेबल होगी और लोग कॉन्फिडेंटली इस काम को कर पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा, आपने कहा कि बिहार के अंदर बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करते टाइम मिल पाएंगी। मैं कहूंगा ऑनलाइन सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड काफी सारे शहरों में, काफी स्टेट्स के अंदर हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये पहले से ही मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि जो बायर प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका उस जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करके अपने लिए समझ पाना, ये भी कई बार बहुत टफ हो जाता है। अगर इस टाइप का भी सिस्टम मिले कि कोई ऐसा ऑफिसर है जो आपको जो नहीं समझ में आ रहा उसको समझाए, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा बायर और सेलर की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बीच में। क्योंकि
टेक्निकल टर्म्स का ना समझ पाना बायर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और इससे ट्रांजैक्शन कई बार इजीली एग्जीक्यूट होके भी आने वाले टाइम में फंस जाती है। कई बार एग्रीकल्चर लैंड्स में देखा गया है कि बाद में बहुत सारे उस पर क्लेम्स आ जाते हैं। तो ऐसे क्लेम आज ही अगर अथॉरिटी हर चीज क्लियर करके दे दे तो बायर भी कॉन्फिडेंटली दे पाएगा और उस टाइप की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो पाएंगी। तो इसको एक अच्छा सा कवर देने की जरूरत है जिससे बायर कॉन्फिडेंटली प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस कर पाए। ठीक है प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे शो में शामिल हुए, समय निकाला, आपने तमाम खबरों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया सर। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चलिए, तो ये आज का हमारा प्रॉपर्टी जंक्शन शो, ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात नई खबरों के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।